मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैब और क्लास 9th की आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस पूरी वीडियो में आप लोगों को पूरा सेकंड चैप्टर समराइज करके बताऊंगा। इस तरीके से मलेरिया के बारे में आपको आज तक किसी भी टीचर ने बहुत कम ही बताया होगा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है मेरा। आज मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर, तो काइंडली इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और समझें कि मलेरिया क्या है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 9th क्लास की टॉपिक सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे आज। और उसमें क्या क्या क्लियर करेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग के स्टेप्स क्लियर करेंगे। मलेरिया का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम उसकी कॉज पढ़ेंगे, उसमें फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद मलेरिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम उस मलेरिया की ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है, और इसमें हम उसकी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जानदारों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और इसको सॉल्व करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सॉल्विंग मेथड्स। ठीक है, तो उस मेथड्स के स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। कि आया कि कौन सी बीमारी आ चुकी है या कौन सी प्रॉब्लम है, मसला क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, यानी आपने अपने 5 सेंस इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, ये आपने यूज करने हैं अपने सेंस। और आपने चीज को देखना है कि आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर इसी ऑब्जर्वेशन में 2 किस्म की आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगी, एक क्वालिटी वाली और एक क्वांटिटी वाली। क्वालिटी वाली में आपको कुछ क्वालिटी पता चलेगी और क्वांटिटी वाली में आपको प्रॉब्लम की मिकदार पता चलेगी कि आपने ऑब्जर्वेशन जो ली है उसमें कितनी मिकदार सही है, कितनी मिकदार गलत है। और क्वालिटी में आपको कितना पता चलेगा, इतना फीसद ये सही है और इतना फीसद ये खराब है। ठीक है, फिर आप हाइपोथेसिस पर आ जाएंगे। हाइपोथेसिस क्या है कि आपने ऑब्जर्वेशंस को देखकर कोई ऐसा एक पॉइंट बता देना है कि जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, मेन पॉइंट आपने बताना है हाइपोथेसिस में। फिर उसके बाद आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब ये है कि इस मेन पॉइंट से आप कोई चीज, कोई बात, कोई थॉट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाओ कि अगर इस तरह है तो फिर इस तरह होना चाहिए, अगर इस तरह है तो इस तरह होना चाहिए, मिसाल के तौर पर ना। तो उस चीज से, उस एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट्स को जन्म देना है, इसको बोलते हैं डिडक्शन। फिर डिडक्शन जो हो जाएगी फिर उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उस बात के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि आया कि ये जो बात है ये एक्सपेरिमेंटली सही है या गलत है। अगर तो वो सही होगी तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा, और अगर वो एक्सपेरिमेंट इस डिडक्शन के हक में नहीं होगा, यानी कि डिडक्शन हमारी गलत होगी, तो हम दोबारा से चले जाएंगे हाइपोथेसिस पर और हाइपोथेसिस को हम लोग चेंज करेंगे और दोबारा सारा प्रोसेस करेंगे। एंड में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होगी उसकी सॉल्व करने का उसका रिजल्ट होगा हमारे पास। अब चलते हैं इसको एक एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को अभी मैंने जो ये बातें बताई ये आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई होंगी, क्योंकि ये तभी समझ आएंगी जब आप इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो मलेरिया बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन एग्जांपल है इस चीज के लिए। आप लोग अभी ये समझें, इसको देखें तो आप लोगों को पीछे सारा क्लियर हो जाएगा जो मैंने ये बातें बताई हैं। इस पर मैं आखिर में दोबारा आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें हमने एग्जांपल में पढ़ी। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया पार्ट 1, और ये है कॉज, यानी कि मलेरिया जो है वो क्या है और कैसे वो क्या बोलते हैं जन्म लेती है, कैसे वो एक इंसान में मलेरिया हो जाता है या एक किसी भी जानवर में मलेरिया हो जाता है। तो जरा देखें, इसके बारे में एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि पहले जमाने में, एंशिएंट बोलते पहले जमाने को, 2000 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो उस टाइम लोग चिल और फीवर से अवेयर थे। ठीक है, यानी वो ये समझते थे कि जो मलेरिया है वो बेसिकली क्या है, बुखार का आना है, और चिल, किसी एनिमल का चिल हो जाना, ये क्या कहलाता है, मलेरिया कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने ये कहा था कि जो लोग
मार्शी एरिया से, यानी कि जो गंदे पानी, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है, उन इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो उनमें ये मलेरिया यानी फीवर और चिल वगैरह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इटालियन वर्ड निकाला गया, इटालियन एक वर्ड निकाला गया मलेरिया। ठीक है, और उस मलेरिया, ये दो लफ्ज से निकला हुआ है, माला एंड एरिया। माला का मतलब है बैड और एरिया का मतलब है एयर, यानी बैड एयर। पहले जमाने में ये समझा जाता था कि जो मार्शी एरिया में लोग रहते हैं वो लोग इस वजह से बीमार होते हैं क्योंकि वो जो मार्शी एरिया है वो हवा को पॉल्यूट कर देता है, हवा को गंदा कर देता है, हवा को बैड कर देता है, जिसकी वजह से फिर इंसान जो रहते हैं उस इलाके में वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको फीवर या चिल वगैरह हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने नाम दे दिया बैड एयर यानी मलेरिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये भी देखी गई, एक्सपेरिमेंट किया गया कि मार्शी एरिया में अगर लोग बीमार होते हैं और अगर वाकई मलेरिया की वजह ये मार्शी एरिया ही है, तो फिर लोगों को क्या किया गया, ये मार्शी एरिया वाला पानी पिलाया गया, यानी जहां पर पानी ठहरा हुआ था वो पानी इनको पिलाया गया। ठीक है, वॉलंटियर पीपल्स को ये पानी पिलाया गया, मार्शी वाटर पिलाया गया, लेकिन फिर भी उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो गई, ये बात बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूफ हो गई कि मार्शी वाटर जो है वो मलेरिया की कॉज है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई चीज नहीं। फिर लोगों ने यह जहन में डाला बात कि अगर मार्शी वाटर से मलेरिया नहीं हो रहा है तो फिर किसी ऐसी चीज से मलेरिया हो रहा होगा जिसका ताल्लुक मार्शी वाटर से थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब अमेरिका बना, ठीक है, अमेरिका वजूद में आया, तो फिर अमेरिका ने क्या किया, कुछ प्लांट्स जो हैं वो यूरोप भेज दिए। ठीक है, यूरोप भेज दिए, और क्यों भेजे, ताकि वो इन प्लांट से मेडिसिन वगैरह बना सकें। उन्होंने कौन सा प्लांट भेजा, सबसे पहले उन्होंने क्विना का प्लांट भेजा। ठीक है, और ये प्लांट जब उन्होंने भेजा तो यूरोप में लोगों को फीवर से ट्रीट करने के लिए इसी प्लांट का इस्तेमाल किया गया। उस टाइम यूरोप में जितने लोगों को भी फीवर होता था उनको क्विना के प्लांट की ड्रग दे देते थे, यानी कि मेडिसिन दे देते थे जो उन्होंने इस प्लांट से बनाई हुई होती थी। ठीक है, और ये बिल्कुल ही इफेक्टिव थी, सही चल रही थी बिल्कुल। लेकिन लोगों ने क्या किया, चिनकोना नाम के प्लांट को क्विना के नाम पर बेचना शुरू कर दिए। यानी वो प्लांट को चिनकोना था, लेकिन लोगों को ये कह रहे थे कि ये दवाई ले लो, ये क्विना की ही है, ये दवाई ले लो, ये क्विना की ही है। ठीक है, ये डिसऑनेस्टी इन्होंने दिखाई दी। लेकिन ये डिसऑनेस्टी जो है ये क्या हो गई, ये काइंडनेस में तब्दील हो गई है, अल्लाह की रहमत बन गई। और ये क्या हो गया, ये जो चिनकोना है ये ज्यादा इफेक्टिव शो हो गया बनिस्बत किसके, क्विना के। यानी क्विना से भी ज्यादा इफेक्टिव क्या चीज निकली, चिनकोना ज्यादा बेहतरीन दवाई साबित हुई। ठीक है, क्यों, क्योंकि चिनकोना के अंदर एक केमिकल होता है उसको बोलते हैं क्विनीन। ठीक है, और ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है एक किस्म का, किसके लिए, फीवर वगैरह के पेशेंट्स के लिए। ठीक हो गया, यहां तक तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद 1878 में लेवेरियन आया और उसने मलेरिया की कॉज के ऊपर बात करना शुरू की, यानी कि तहकीक वगैरह शुरू की। क्योंकि इससे पहले लोग मलेरिया की ट्रीटमेंट करते थे क्विना से या चिनकोना से। ठीक है, लेकिन उनको वजह पता नहीं थी कि आखिर मलेरिया किस वजह से फैल रहा है, यानी किसकी वजह से हो रहा है। फैलने की बात तो दूर की बात है, हो किस वजह से रहा है ये भी पता नहीं था इनको। तो लेवेरियन ने आके इस टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। ठीक है, उसने क्या किया, उसने मलेरिया पेशेंट के ब्लड लिए, जो जिन बंदों के अंदर फीवर वगैरह था, चिल वगैरह था, उनके ब्लड सैंपल लिए और उनको माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसने देखा कि वहां पर टाइनी क्रिएचर्स आ रहे हैं, यानी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी इस बात को किसी ने भी अहमियत नहीं दी, किसी दूसरे साइंसदान ने अहमियत नहीं दी। ठीक है, फिर ये कब आया पता है, ये 200 साल बाद आया है, इन सब चीजों के 200 साल बाद लेवेरियन आया था। और फिर लेवेरियन को की बात भी नहीं मानी गई। फिर 2 साल बाद यही क्रिएचर दोबारा देखे गए, फिर भी रिजेक्ट किए गए। फिर उसके बाद 3 साल बाद जब दोबारा ये टाइनी क्रिएचर्स देखे गए तो फिर उनको इन्होंने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। उन्होंने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का कि आया ये जो चीज हमें नजर आ रही है मलेरियल पेशेंट में, इसका नाम उन्होंने रख दिया प्लाज्मोडियम।
अब इन सारी वजूहात को देखते हुए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर दिए। साइंसदानों ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की। क्या ऑब्जर्वेशन थी जरा देखें। मलेरिया हैज रिलेशन विद मार्शी एरिया। मैं आपको पहले ही बता कर आया कि मार्शी वाटर से तो नहीं फैल रहा, लेकिन जिस चीज से मलेरिया फैल रहा है उसका इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। उसके बाद दूसरा, क्विनीन अफेक्टिव ड्रग साबित हुई। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाल लिया। पीपल ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कंटेन मलेरिया। ये जो बात है ये भी हमारे सामने आ गई कि जो बंदे मार्शी वाटर पीते हैं, यानी गंदा पानी पीते हैं जो कि ठहरा हुआ होता है, उससे मलेरिया नहीं होता। क्रॉस साइन का मतलब ये है कि मलेरिया नहीं होता। ये पॉइंट हमने यहाँ पर ला दिया। उसके बाद क्या बताया, प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम लाजमी मौजूद होगा। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई। ये वाली जो ऑब्जर्वेशन आई ये कहाँ से आई, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो 2 साल से 3 साल जो टाइनी क्रिएचर्स नजर आते हैं जो मलेरिया के पेशेंट में, उसको उन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाला, प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशंस। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि ये सारी चीजें किस में आती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्नाइजेशन में। क्या हमने रिकॉग्नाइज किया आखिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कौन सी। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की। जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने नोट किए ऑब्जर्वेशन। तो ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। अब आगे ये चीजें रहती हैं, ये भी इंशाल्लाह आगे क्लियर करते हैं। आ जाएं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया कि इन सारी ऑब्जर्वेशन से आपने क्या करना है, एक अहम पॉइंट निकालना है। अहम पॉइंट इन्होंने क्या निकाला, प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस ये निकाली गई कि प्लाज्मोडियम अगर हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में आ रहा है तो फिर क्या है, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। प्लाज्मोडियम आप ऐसे समझें कि एक जरासीम है। प्लाज्मोडियम क्या है, जरासीम है। और मलेरिया क्या है, मलेरिया एक बीमारी का नाम है। मलेरिया एक बीमारी का नाम है और प्लाज्मोडियम क्या है, एक जरासीम है। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये बात निकाली गई, प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, यानी प्लाज्मोडियम जरासीम की ही वजह से मलेरिया बीमारी होती है। ये बात इसने हाइपोथेसिस बना दी। ठीक है। अब इससे हमने डिडक्शन क्या निकाली थी। अब यहाँ पे देखिए जरा आपको समझ आया जाएगी कि इस सेंटेंस से हमने क्या बात अखज़ की। इन प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, then all malarial patient has plasmodium in their blood। तो फिर हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड में ये प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि हाइपोथेसिस एक पॉइंट हम ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं और डिडक्शन में हम उसी से ये बात निकालते हैं, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें बोला ना, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो प्लाज्मोडियम को हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में होना चाहिए। तो ये बात आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन भी हो गई, हाइपोथेसिस भी हो गई। देखिए जरा, हाइपोथेसिस हो गई, डिडक्शन भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसके ऊपर, इस डिडक्शन वाले पॉइंट के ऊपर। डिडक्शन में क्या कह रहे हैं, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर प्लाज्मोडियम को हर मलेरियल पेशेंट में होना लाजिम है। तो फिर हम क्या करेंगे, मलेरियल पेशेंट के ब्लड लेंगे। सिंपल सी बात है, मलेरियल पेशेंट के हमने ब्लड लिए, 100 हमने बंदे लिए मलेरियल वाले, ठीक है, मलेरिया जिनको हुआ है, और 100 हमने हेल्थी पर्सन के ब्लड लिए। ठीक है, इन सब में तो प्लाज्मोडियम पाया गया। ठीक है, इन सब में प्लाज्मोडियम पाया गया। ये तो डन हो गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि सारे मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। डिडक्शन हमारी थी तो ये हमने प्रूफ कर दी। लेकिन यहां पर एक और बात हुई कि 100 में से 7 बंदों ने प्लाज्मोडियम यहां पर भी आए। अब यहां पर क्यों हुए, ये खिटपिट हो गई, ये चीज गलत हो गई। अब साइंसदान परेशान हो गए। तो ये उस टाइम तो उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अभी हमें आज के दौर में, मॉडर्न इरा में, हमें अब ये पता चला है कि ये जो इन 7 बंदों पर जो
प्लाज्मोडियम पाए गए थे इनके ब्लड में, ये बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड में थे। किसमें थे? इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये जरा समझिए। कोई भी जरासीम बॉडी के अंदर जाता है तो वो कुछ टाइम लेता है, कुछ टाइम लेता है असरात दिखाने के लिए, वो फौरन से असर नहीं करता। कोई भी जरासीम अंदर जाएगा वो कुछ टाइम लेगा, या तो वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, या फिर 1 घंटा, या फिर 2 घंटे, या 10 घंटे, या 18 घंटे, या 2 दिन, या 10 दिन, या 15 दिन। इस तरीके से हर जरासीम अपने हिसाब से एक टाइम लेता है, वो टाइम लेता है और फिर ही जाकर वो अपने असरात दिखाता है, ठीक है, अपने साइंस दिखाता है, साइंस सिम्टम्स दिखाता है। तो ये जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब हमारे साइंसदान ये कहते हैं कि उन 7 बंदों में जो प्लाज्मोडियम पाया गया था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ था, उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ था और असरात अभी तक शो नहीं हुए थे। अगर असरात शो हो जाते तो इन 7 को भी हम किसमें शुमार करते? मलेरियल पेशेंट में ही शुमार करते। ठीक हो गया? यहां तक ये बात हुई और हमारी ये डिडक्शन ट्रू साबित हुई। डिडक्शन की ट्रू साबित हुई तो हमारी ये हाइपोथेसिस भी ट्रू साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। ये पहली बार हमारे पास जो इस साइंसदान ने जंग छेड़ी थी, लेवेरियन ने मलेरिया की कॉज के ऊपर जो जंग छेड़ी थी कि मैं मलेरिया की कॉज को मालूम करके ही रहूंगा, ये प्रॉब्लम थी हमारी कि मलेरिया की कॉज क्या है। इस हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और ये बता दिया कि मलेरिया की जो कॉज है वो है प्लाज्मोडियम। आया समझ? ये चीज थी कि हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, ऑब्जर्वेशन निकाले, हाइपोथेसिस बनाई, उससे फिर हमने कोई बात डिड्यूस की, डिडक्शन निकाली और फिर एक्सपेरिमेंट करके हमने इस चीज को साबित कर दिया। अगर ये साबित नहीं होता, अगर ये बात साबित नहीं होती, फिर हम हाइपोथेसिस कट करके दूसरी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उससे दूसरी डिडक्शन बनाते हैं और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको सही साबित करते हैं। ठीक हो गया? यहां तक ये बात हो गई। अब तो ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करता है। अब जहन में बात ये आई, दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई। अब दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि बात ये है, आखिर प्लाज्मोडियम वहां इंसानों तक पहुंचा कैसे? अगर एक इंसान को मलेरिया हो रहा है तो फिर दूसरे को कैसे लगा? ये जो ट्रांसमिशन हुई एक से दूसरे तक कैसे हुई? ये एक नई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए हमने दोबारा से नए सिरे से क्या करने थे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना था, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन निकालनी थी, फिर उसके बाद हमने क्या निकालना था? हाइपोथेसिस बनानी थी, फिर डिडक्शन करनी थी उससे और फिर एक्सपेरिमेंट करना था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक छोटी सी ग्लिप्स में मैं आपको बताता हूँ, जरा देखें। मलेरिया का सेकंड पार्ट यानी ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया फैलता कैसे, ये एक नई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई कि इंसानों में आखिर ये मलेरिया फैलता कैसे है। ठीक है, इसके लिए 1883 में एएफए किंग ने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई। एक उसने आउटडोर वाली बात बताई कि जो इंसान बाहर सोते हैं, खुली फिजा में सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा है बनिस्बत किसके? जो इनडोर्स होते हैं यानी कमरे के अंदर सोते हैं। तो इनडोर और आउटडोर वाली बात इसने पहले बताई, ठीक हो गया। दूसरी बात उसने फाइन नेट की बताई कि अगर जो इंसान फाइन नेट इस्तेमाल करते हैं यानी जाली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नेट इस्तेमाल, मॉस्किटो नेट जिसको बोलते हैं, अगर वो जाली इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम है बनिस्बत उनके जो खुले में सो रहे होते हैं बगैर नेट के। फिर उसने तीसरी बात बताई, जो स्मोकी फायर के नजदीक सोते हैं यानी जो शख्स धुएं के नजदीक रहते हैं, जहां पर धुआं ही धुआं होता है, स्मोकी फायर होती है, तो उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बनिस्बत इनके जो फ्रेश हवा में सो रहे होते हैं। ठीक है, इन सारी बातों से ये बात अखज़ की गई, ये हाइपोथेसिस निकाला गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को फैलाता है। क्योंकि इन सारी बातों से यही पता चल रहा है कि एक मच्छर ही है जो कि इन चीजों से बचकर डिजीज कॉज करता है। यानी अगर आप स्मोकी फायर में नहीं होंगे तो जाहिर बात मच्छर आप काटेगा। स्मोकी फायर में अगर आप रह रहे होंगे तो वो धुआं जो है वो उस मॉस्किटो की जान ले लेगा और आपको मलेरिया नहीं होगा। अगर आप नेट इस्तेमाल करेंगे मॉस्किटो अंदर नहीं आएगा और आपको मलेरिया नहीं होगा। अगर आप आउटडोर सोएंगे मच्छर ज्यादा होंगे, आपको मलेरिया के चांसेस ज्यादा है। अगर आप इंडोर होंगे मच्छर कम होंगे तो आपको मलेरिया के चांसेस भी कम होंगे।
तो इन सारी बातों से मॉस्किटो के ऊपर अटैक किया गया कि भाई मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने डिरेक्शन क्या निकाली, प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो, कि प्लाज्मोडियम शुड बी इन मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम फैला रहा है तो फिर मॉस्किटोज के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। मैंने आपको बताया डिडक्शन क्या होता है, हाइपोथेसिस से एक पूरे सेंटेंस को, एक पूरी बात को निकालना। ठीक है, तो हमने ये बात निकाल ली, अगर मॉस्किटो ये फैला रहा है तो ये वाली चीज प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर भी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, मच्छर को लेंगे, मच्छर को हम मलेरियल पेशेंट से क्या कराएंगे, बाइट करवाएंगे और उसके बाद फिर हम मच्छर को ले लेंगे। मच्छर को ले लिया, अब हम इस मच्छर को क्या करेंगे, काटेंगे, काट कर अंदर देखेंगे कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है। अगर तो होगा तो हमारी ये बात सही प्रूफ हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो ये बात हमारी गलत प्रूफ हो जाएगी। तो जब हमने इस तरह किया तो हमारी ये बात बिल्कुल सही निकली। साइंसदान ने क्या किया, प्लाज्मोडियम यानी कि उसको मॉस्किटो को उठाया और उसको बाइट करवाया, किससे, मलेरियल पेशेंट से जिसके ब्लड में क्या है, प्लाज्मोडियम है। इसने बाइट कराया, मॉस्किटो ने क्या किया, खून को सक किया। जब उसने खून पिया तो खून के साथ साथ उसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम भी आ गया। जब उसको काटा गया, देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उस मच्छर के पेट में, स्टमक में क्या था, प्लाज्मोडियम पाया गया था। ठीक हो गया, तो ये बात अब सही होगी। उसके अलावा रोनाल्ड रोस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये तो बस चलो ठीक है, बात पता चल गया। अब रोनाल्ड रोस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने पहले तो ये किया कि एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है उसको मलेरियल पेशेंट से वो किया, बाइट करवाया, और फिर उसके स्टमक पे देखा कि प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो उसने देखा एनोफ्लीज के स्टमक में प्लाज्मोडियम आ रहा था। अब इसने ये सोचने की कोशिश की कि आया ये एनोफ्लीज दोबारा अगले हेल्दी पर्सन को भी मलेरियल पेशेंट बना सकता है या नहीं, कि किसी एक हट्टे कट्टे इंसान को भी वो मलेरिया में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं ये एनोफ्लीज। तो इसने उसकी कोशिश की, लेकिन उस टाइम क्या था, लॉस इस तरीके से अडॉप्ट नहीं थे। उस टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस थे, और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर करना इनहिबिट था, यानी कि ममानत थी इस चीज की कि आप इंसानों के ऊपर डायरेक्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, इसने स्पैरो या क्यूलेक्स के साथ इसने क्या किया, बाइट करवाया। कब, 1880 में इसने क्यूलेक्स को अलाउ किया कि वो बाइट करे, किसको, मलेरियल पेशेंट को, मलेरियल स्पैरो को। मलेरियल स्पैरो जब उसने बाइट किया, ठीक है, तो ये क्यूलेक्स भी क्या हो गया, प्लाज्मोडियम कंटेनिंग हो गया, इसमें भी क्या हो गया, प्लाज्मोडियम आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा क्या करवाया गया, बाइट करवाया गया, किससे, हेल्थी स्पैरो से। तो ये बेचारा क्या हो गया, ये मलेरियल हो गया, इसमें मलेरिया आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट आया, रोनाल्ड रोस नहीं था, वो इटालियन बायोलॉजिस्ट और था कोई। ठीक है, 1898 में वो आया, उसने क्या किया, एनोफ्लीज मॉस्किटो को उठाया और मलेरियल ह्यूमन से क्या किया, बाइट करवाया। तो ये एनोफ्लीज क्या बन गया, प्लाज्मोडियम कंटेनिंग बन गया, यानी इसमें प्लाज्मोडिया आ गया इसके खून सक करने की वजह से। और फिर जब इसको दोबारा अलाउ किया गया एक हेल्थी मैन को बाइट करने के लिए, तो फिर ये भी बेचारा क्या हो गया, मलेरियल पेशेंट हो गया। तो इस चीज से पता चला कि जो एनोफ्लीज और क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स में क्या करती है, मलेरिया फैलाती हैं, और एनोफ्लीज जो है वो ह्यूमन बींग्स में क्या करती है, मलेरिया फैलाती है। ये बात भी प्रूफ हो गई और हमारा एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ, हमारी डिडक्शन सही साबित हुई, और हमारी हाइपोथेसिस कि मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, ये भी हमारी सही हो गई। तो ये मैंने आप लोगों को दो बेहतरीन एग्जांपल से सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अपने दोस्तों में ये शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।